दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों आज हम आपके लिए ये 7वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इससे पहले 1 से 6 तक प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो 1 से 6 तक प्रैक्टिस सेट आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आपसे अवश्य कहेंगे कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चाहते हैं कि महत्वपूर्ण स्टडी कंटेंट आपको लगातार मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इस चैनल के माध्यम से जुड़ सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो और तीसरा है कालीबंगा और चौथा ऑप्शन है बनावली। तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला नाम से भी जाना जाता है। और अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद का जो प्रमुख देवता है वो अग्नि को माना गया है, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो विकल्प सी होगा, यानी महावीर का जन्म कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? तो आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी, यानी ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है जिसमें सूची को सुमेलित करना है। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं। तो दिया है बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो सूची देखकर ये पूछ रहा है इसमें कि इन मुग़ल बादशाहों का मकबरा कहाँ स्थित है। तो आपको बता दें कि बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है और अकबर का जो मकबरा है वो आपका है सिकंदरा में और जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और शाहजहां का मकबरा आगरा में है। तो इस हिसाब से आपका जो उत्तर है वो होगा विकल्प सी। विकल्प सी आपका सही होगा। तो आप खुद मिला सकते हैं। और अगला प्रश्न है, वो अंग्रेज़ जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा सर थॉमस रो। और अगला है, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो आपको बताना है सही विकल्प। तो अवध के अंतिम नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह, यानी विकल्प सी सही होगा, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है कि मेरे शरीर पर, ये कथन है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी, ये किस नेता ने कहा था? तो आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, विकल्प डी सही होगा, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया?
लॉर्ड कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया, ये आपको सही उत्तर बताना है। तो ये किया था इन्होंने 1905 में, यानी विकल्प ए सही होगा। और अगला प्रश्न है, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? तो सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, यानी जो पाक जल संधि है ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा क्षिप्रा नदी के तट पर। और अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए, यानी ये स्थित है उत्तराखंड में। और इसका पुराना नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, एम्स्टर्डम की राजधानी, ये आपको बताना है कहाँ है। तो इसकी राजधानी है माफ़ कीजिएगा, ये नीदरलैंड्स इसकी राजधानी होगी, यानी विकल्प बी सही होगा। और अगला प्रश्न है, कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? पहला ऑप्शन है हिमालय, दूसरा एंडीज, तीसरा यूराल, चौथा है रॉकी। तो आपको सही उत्तर इसका बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी यूराल पर्वत श्रृंखला ये एशिया को यूरोप से अलग करती है। अगला प्रश्न है, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो सही उत्तर आपको बताना है। तो इसकी अध्यक्षता करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी विकल्प डी सही होगा, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे आगे भी आपको प्रैक्टिस सेट लगातार मिलते रहें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अगला प्रश्न है, CRR का असंक्षिप्त रूप क्या है? CRR का असंक्षिप्त रूप क्या है, इसका सही विकल्प बताना है। तो सही विकल्प होगा इसका विकल्प बी, नगद आरक्षित अनुपात। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी ये शुरू किया गया था 2014 में। अगला प्रश्न है, आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक मुख्यतः कितने भागों में बटे हुए हैं? तो सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा, ये मुख्यतः 3 भागों में बटे हुए हैं, यानी विकल्प सी सही होगा। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? तो इन दिए गए चारों विकल्पों में से आपको सही उत्तर बताना है कि किसकी बात नहीं कही गई है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी इसका विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक की बात नहीं कही गई है, बाकी सामाजिक की बात कही गई है, आर्थिक की बात कही है, राजनीतिक की बात कही गई है। और अगला प्रश्न है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? पहला ऑप्शन है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, चौथा ऑप्शन है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संघटक हैं? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा। तो आपको सही उत्तर इसका बताना है। तो सही उत्तर इसका होगा
विकल्प डी, यानी ये सभी आते हैं। राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, और ये भारतीय संसद, ये सारे मिलकर भारतीय संसद के संगठक कहलाते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी, लीला सेठ। यानी भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला लीला सेठ थी। और अगला प्रश्न है कि किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका सही विकल्प आपको बताना है। इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी, यानी किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 साल अवश्य होनी चाहिए। और अगला प्रश्न है जो कि विज्ञान से संबंधित है कि जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, यानी प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो सही उत्तर आपको बताना है। तो सही उत्तर इसका होगा विकल्प ए, मेथेनोइक अम्ल। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है? तो सही उत्तर आपको बताना है कि किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प डी, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है H2SO4। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को अम्लों को, यानी अम्लों का राजा इसको कहा जाता है, याद रखेंगे। और उसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा माइकोलॉजी, यानी विकल्प सी सही होगा, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? यानी आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस जो आपके प्रैक्टिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आगे भी चाहते हैं कि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट में, एक नए वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।